असल मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो जरूरी से उसको ध्यान से पढ़ लेना और उसके नोट जरूर बना लेना। सर मैं वो जब आप जैसी क्लास करते हैं वैसे मैं अपने YouTube वीडियो आपकी सारी देख लूंगा, जो दिक्कत होगी मैं आपसे पूछ लूंगा। हाँ ठीक है, पूछ लेना उसमें। ठीक है, ठीक। ठीक है। कितने लोग स्टार्ट करते हैं क्लास? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने वेक्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, वेक्टर के बारे में जान लिया, स्केलर के बारे में जान लिया, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, और फिर हमने उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी। आज कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए ये जो रेजोल्यूशन है, या इसको हम कंपोनेंट बनाना भी कहते हैं, किसी वेक्टर का बनाना, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहां भी है। उसके साथ साथ जो न्यूटन्स के लॉ है या फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी इसको मिलेगा। जैसे अगर कोई वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर है, अगर मैं करूँ कोई वेक्टर है और ये वेक्टर है एफ, तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, करना चाहूँ, कंपोनेंट बनाना चाहूँ इसके राइट और लेफ्ट में, तो राइट में मान लीजिए ये कहलाए एक्स एक्सिस और ये लेफ्ट में है वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कंपोनेंट, ये वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, और लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ वाई कंपोनेंट। देखिए इसी चीज को मैं इसको किसी वेक्टर के फॉर्म में नहीं बल्कि सिर्फ एक क्वांटिटी के फॉर्म में लिखूंगा। तो वो कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पर है एफ, तो ये फोर्स है एफ डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और इधर है एक्स और इधर है वाई एक्सिस। तो अगर इस एफ फोर्स को मैं इसके राइट और लेफ्ट कंपोनेंट में पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई एंगल यहाँ पर है थीटा, तो ये याद रखिए कि जिधर थीटा उधर कॉस, यानी इधर बनेगा वो बनेगा एफ कॉस 60, सॉरी 60 में कह रहा हूँ थीटा, और लेफ्ट साइड में बनेगा एफ साइन थीटा। क्लियर है वरुण? यस सर। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट जो बनाया, क्लियर है। हाँ, तो इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है, वो चीजें ध्यान से समझो। पहले याद रखना है कि जिधर थीटा उधर कॉस, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन लगाना है। दूसरी बात यह है कि जिन दो पार्ट हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, इस एक्स में और इस वाई में, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा 90 होना चाहिए। यानी जो कंपोनेंट हम ब्रेक कर रहे हैं इसके बीच में एंगल हमेशा 90। ऐसा ये वाई तोड़ रहे हैं और यहाँ से एक और एंगल बना करके यहाँ ब्रेक कर लें, ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए कोई ये रहा फोर्स और ये इस तरीके से है, मान लीजिए ये फोर्स एफ है, अगर इसको ब्रेक करना है इसमें एक ये डायरेक्शन हुआ और एक ये डायरेक्शन हुआ, तो ये जो डायरेक्शन है इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होना। सर वीडियो पॉज हो गया। मैम सर का वीडियो पॉज हो गया है। सर को बताया आप लोगों ने? यस मैम। एफ हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड, एफ एक्स वेक्टर आएगा, इधर होगा एफ वाई वेक्टर। अब इसी को मैं आपको बताता हूँ कि अगर बिना वेक्टर में हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई फोर्स है एफ, अब ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो जिस तरफ एंगल होगा उधर बनाएंगे हम एफ कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं होगा उधर होगा एफ साइन थीटा। दो चीजें याद रखनी है इसमें, एक तो जिधर थीटा उधर कॉस, दूसरी बात याद रखें कि जिन दो कंपोनेंट में ये डिवाइड हो रहा है उनके बीच का एंगल, ये एंगल हमेशा 30 डिग्री होना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया कि मान लीजिए ये कोई फोर्स है एफ, अब इसको एफ को आपको डिवाइड करना है इस पार्ट में और इस पार्ट में, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये दोनों एक्स और वाई नहीं है,
इज इट क्लियर? दिख रहा है उत्कर्ष? यस सर। उत्कर्ष ठीक है? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हमारे पास नहीं रहना चाहिए कि जब भी कंपोनेंट बनेगा एक्स और वाई का, ये गलत है। कंपोनेंट बनाने के लिए शर्त ये है, कंपल्सरी चीज क्या है कि जिन दो पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है उन दो बीच क्या होना चाहिए, बस। तो यानी ये एफ डिवाइड हो रहा है और इन दोनों में देखिए एंगल कितना है, गिवन है, तो हम कंपोनेंट बना देंगे। ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट बनाने के लिए चेक करना है कि एंगल किधर है। एंगल लेफ्ट साइड दिया हुआ है थीटा, इधर बना देंगे cos थीटा और इधर होगा f sin थीटा। अब देखो इसको जरा प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो ये भी चीज समझ लो, ये तो याद करने के बाद, लेकिन फिजिक्स में समझना भी जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए तो ये हो गया थीटा, ये cos थीटा हम कह रहे हैं। जैसे अगर मैं ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो ये f sin थीटा है, तो ये क्या होगा, ये भी होगा f sin थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए ABC दिख रहा है ट्रायंगल, सौम्या ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर मैं यहाँ पाइथागोरस दूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये जो हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना होगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस का स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको यहाँ वाई लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एफ को अगर कॉमन, एफ कॉमन लिया हमने साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना आ गया एफ स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी लेफ्ट साइड एफ स्क्वायर है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको ये बात? यस सर। ये कंपोनेंट बनाना समझ गए। हमें याद करना कैसे है, जिधर एंगल उधर थीटा ले लेना है। ये कैसे आता है ये मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखा दिया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब आते हैं जरा वेक्टर की तरफ। तो वेक्टर में हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, तो वेक्टर में यहाँ होगा, देखो ये अगर वेक्टर एफ है तो यहाँ क्या होगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। कैसे, जरा चलो पैराग्राम लॉ लगा देते हैं इसमें। अभी जो हमने पढ़ा एक पैराग्राम बन गया, ये डायगोनल हो गया हमारा। अब ये देखो यहाँ इस एफ एक्स का टेल क्या है, ये रहा, इस एफ वाई का टेल कहाँ है, यहीं पर है। तो टेल टू टेल जब मैच करेगा वहां पर पैरेललोग्राम लॉ लग सकता है, और पैरेललोग्राम लॉ का जो रिजल्ट होता है वो डायगोनल होता है। तो डायगोनल का स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई कॉस थीटा। अब इस एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एंगल कितना है, वरुण बताओ, एफ एक्स और एफ वाई के बीच एंगल कितना है 90। तो यहाँ पर जब हम cos 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा पूरा का पूरा 0, ये बन गया हमारा 0। तो यहाँ से हो रहा है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एक चीज देख लेना, ये जो मैंने लिखा है वेक्टर लिखा है, और ये जो टर्म लिख रहा हूँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। जैसे हम लोग जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं, फॉर्मूला है, उसमें ए का वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है एफ एक्स एफ वाई, ये क्या रखा है मैग्नीट्यूड रखा है। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सी कि डेल्टा एफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो यानी अगर कोई सॉरी एफ एक्स नहीं लिखे, अगर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये देखिए इस फॉर्मूले से आ जा रहा है इसे, है ना इसे, तो ये हो जाएगा उधर से अंडर रूट। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे मेरे पास कोई वेक्टर गिवन हो और उसके कंपोनेंट के फॉर्म में हो,
तो मैं उसको मॉड, अगर मैं उसका फाइंड कर लूँ तो उसका मैं मैग्नीट्यूड कर लूंगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड फाइंड क्या करना है, उसका मॉड लेना, वैल्यू होगा, हाँ पर यहाँ से फिर से समझा दीजिए आप। यहाँ से, चलो ये पार्ट और पीछे समझ में आ गया, ये पार्ट समझ सर में आ ये भी गया। एक बार समझा दीजिए सर फिर से। अच्छा ठीक है, फिर समझाते रहे। चलो सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे। देखो ये चीजें बहुत थोड़ी सी है, लेकिन मैं उसको करते से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें एक जगह पहुंचा दे, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई अगर फोर्स है F, अगर मैं उसका कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो मैं राइट और लेफ्ट में उसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के लिए दो कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन, जो एंगल गया वो जिस तरफ एंगल होगा उधर लगाएंगे कॉस, और जिस तरफ एंगल नहीं लगेगा साइन। याद हो गया सर? यस सर। याद हो गया? यस सर, यस सर। और दूसरा उसका जो शर्त है, कंडीशन क्या है कि जिन दो पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है उनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। यानी ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, तभी कंपोनेंट बनेगा। इसको समझने के लिए अक्सर लोग इसको देख के समझते हैं कि कंपोनेंट हमें एक्स और वाई बनता है, क्योंकि एक्स और वाई 90 होता है सर, तो बन जाता सर, है। नहीं, हाँ अगर मान लीजिए प्लेन एंगल जैसे आपने ड्रॉ किया और इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं मेंशन है, तो आप कैसे समझेंगे कि नीचे वाला क्या कॉस थीटा ही होगा? जरूरी है? सर आपका माइक म्यूट हो गया है। यस सर। हाँ उत्कर्ष, क्या पूछ रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ जैसे प्लेन एंगल जो फर्स्ट वाला डायग्राम, इसमें जैसे आपने प्लेन एंगल ड्रॉ कर दिया, वाई लेबल किया, ठीक है। तो सर हम ये हाँ उत्कर्ष, हाँ सर, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा होगा? क्या सर साइन थीटा और कॉस थीटा एक साइड होगा, फिक्स है सर वो साइड? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आवाज आ रही है अभी? हाँ सही है। हेलो? हेलो सर। सर आपको नहीं आ रही होगी। सर आपको हम लोग की आवाज नहीं आ रही, हम लोगों को। ये क्या हो जाता है बार बार? मैम सर को पूछ रहे हो? उत्कर्ष कुछ पूछ रहे थे? यस सर। सर मैं हाँ क्या ये पूछ कह रहे रहा था कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है सर, सर ये इसमें वाला? आप, हाँ सर, एक्स वाई थीटा ये आपने लेवल कर दिया सर। तो सर क्या ये जैसे क्या आपने बेस है कॉस थीटा है, तो क्या सर हाँ, ये हाइट है इसकी, ये कॉस थीटा नहीं हो सकती? ये वाली हाँ सर। हो सकती है, अगर मैं यहाँ से थीटा हटा दूं और उस तरफ और लगा दूं। थीटा मैं यहाँ लगा दूं, थीटा इधर यस। हो गया तो थीटा उधर कॉस, तो आपको इधर क्या लेना पड़ेगा फिर? इधर एफ कॉस थीटा और इधर लेगा एफ साइन थीटा। समझ गए आप? ठीक है, रखे भी आएगा तो वही चीज। हाँ आएगा वही चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लेते हैं? अभी जब तुम ट्रायंगल लेकर के साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस करोगे ना, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो देखो को वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, अभी तुम सीख रहे हो, अभी मैं आगे और समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको लिया था थीटा, ये हमने एफ कॉस थीटा। क्लियर है अभी सबको? यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है।
अब एक चीज और मैंने यहाँ समझाया आपको कि जरूरी नहीं कि जो कंपोनेंट बने वो एक्स और वाई बने, बल्कि कंपोनेंट किसी भी दो साइड में बन सकता है। बस कंडीशन ये है कि दोनों साइड के बीच का एंगल 90 चाहिए। जैसे मैंने देखो इस एक्स का जो कंपोनेंट बनाया, एक्स और वाई में नहीं बनाया, बल्कि इस साइड और इस साइड में बनाया। कंडीशन मैंने देखा फिलफिल हो रही है कि इस साइड और इस साइड के बीच एंगल 90 है, बस हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक चीज तो ये, दूसरी बात मैंने ये समझाया। तीसरी बात, मैंने इसको प्रूफ क्या किया, ये ट्रायंगल ले लिया और चूंकि ये एफ साइन थीटा है तो ये भी एफ साइन थीटा हुआ। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैंने प्रूफ कर दिया। चौथी बात इधर समझते हैं, फॉर्म में समझते हैं कैसे बढ़े। तो अभी जो हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हुआ है ना, उसी को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके देखा कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है कैसे किया वो समझो। ये f है, f का कंपोनेंट इधर fx होगा, इधर fy होगा। देखो मैं अभी थीटा का फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि सीधे सीधे वेक्टर के फॉर्म में यस लिख सर। रहा हूँ। इस fx की वैल्यू अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ, अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ तो इस f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f cos थीटा, और इधर हो जाएगा f थीटा। sin थीटा। समझ गए, क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो वेक्टर का सम है, ये तो वेक्टर का सम सीधे सीधे हो गया। अब अगर पैरेललोग्राम लॉ लगा करके इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो रिजल्टेंट ये होता है डायगोनल से पास करता है, और जहां टेल टू टेल मैच करेगा वहीं से डायगोनल जाना है, ये कंडीशन इसकी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो cos थीटा लगाते ही cos 90 जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब यहां से एक चीज समझना है कि अगर हमारा कोई वेक्टर गिवन हो और जिसका कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन हो, और वो मुझसे कहे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मॉड लेना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना है, जितने कंपोनेंट में गया है उस कंपोनेंट को रूट करके स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा कंपोनेंट। इज इट क्लियर, सबको समझ में यस आया। सर। चलिए फटाफट जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पूरा। पेन चलाइए जरा, तभी ज्यादा समझ में आएगा। सर आप मॉड निकालने के लिए ये जो मेथड कर, तो इसमें सर 2fx इंटू एफ वाई और इंटू कॉस थीटा, ये सर जीरो हो जाता है। कॉस थीटा के वैल्यू वहां पर होगी, ये हाँ। देखो थीटा जो होगा, ये थीटा, यहाँ पर जो थीटा है। अच्छा, किन दो यहाँ पर दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक वेक्टर है एफ एक्स और है एफ वाई, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90, और तुम यहाँ cos 90 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस सर, यस। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। अभी एक एग्जांपल थोड़ा सा लेते हैं छोटा सा, तो और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा स्पीड में नोट करिएगा सभी लोग, टाइम जो है वेस्ट हो गया और पढ़ानी है। नोट करने के बाद बताइएगा, ठीक है। तो हमने नोट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दिया है वैसे। उपासना नोट कर लिया? यस सर। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रिंट बनाने का, है ना, और फिर उस समझते हैं कि आखिर जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया है ये मॉड लेकर के अंडर रूट करके सही भी है कि नहीं, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और कोई है फोर्स, ये है 10 न्यूटन। एंगल यहाँ पर ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट बनाएंगे तो इस फोर्स का कंपोनेंट उसके राइट और उसके लेफ्ट बनेगा, जीरो में डिवाइड होगा, क्या उनके बीच में 90 है? हाँ, एक्स और वाई के बीच में 90 है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 cos 30 और यहाँ पर 10 sin 30। क्लियर है भाई सबको जो मैंने लिखा? यस सर, क्लियर है। क्लियर। ठीक है। अब ये जो दो कंपोनेंट बने हैं इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 cos 30 लिखा मैंने, और एफ वाई 10 sin 30। अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्या जो मैंने कंपोनेंट बनाया है और जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा था मॉड वाला, क्या ये फॉर्मूला इससे सेटिस्फाइड कर रहा? तो जरा देख, अगर हम एफ मॉड फाइंड करें तो अंडर रूट क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स, ये रहा। तो 10 cos 30, तो 10 जरा सॉल्व कर लेते हैं। 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? उत्तर तुम बताओ। cos 30 सर √3/2। चलिए वेरी गुड, √3/2। हाँ ऐसे ही याद करना है फटाफट में। तो यहाँ से 2 से आएगा, ये आ जाएगा 5√3। इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू साइन 30 1/2, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये आ गया 5। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू है 5√3, एफ वाई की वैल्यू है 5। यहाँ रखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू 5√3 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू है 5 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, अंडर रूट, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ क्या बचेगा, अंडर स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया 5 के फिर 25, यहाँ देखो ये 25 इंटू 3 ये हो जाएगा 75 प्लस 35, ये नहीं हो गया 100, ठीक है। 100 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो क्या था, 10 ही तो था, 10 को मैंने रिजोल्व, यहाँ पर मैंने को सिखा दी कि रिजोल्व कर लिया तो जो आया, और रिजोल्व अगर मैं मिल गया तो उसका हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला हमारा सही है और ये कंपोनेंट बनाना भी हमारा सही है। इज इट क्लियर भाई, सबको समझ में आया? यस ठीक है, सर। फटाफट जल्दी से नोट करो फिर सर अगर सम पूछा होता तो 5√3 और 5 को ऐड कर देते। नहीं नहीं नहीं, सम नहीं, नहीं, अगर पूछा होता क्वेश्चन तो वेक्टर का सम। में, इसका मतलब इस क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में सम पूछा होता इसी का। नहीं, इस क्वेश्चन में सम नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि एक 10 न्यूटन का फोर्स है, आप उसका कंपोनेंट बनाइए। तो मैंने उसका कंपोनेंट बना दिया cos 30 10 sin 30। ये क्वेश्चन यहीं तक हो गया, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं कंपोनेंट की, यहाँ तक हो गया। लेकिन मैंने एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था ये वाला, मॉड का। मैं चाह रहा था कि इस फॉर्मूले से, हाँ मैं इस फॉर्मूले से आपको बता सकूं कि ये फॉर्मूला भी हमारा सही है, अगर कंपोनेंट दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आ गया। और बात करते हैं अगर सम की, तो दो वेक्टर अगर जा रहे हैं और 90 डिग्री पे हैं तो आप उसको सम करके डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। चलो नोट करो फिर आगे बढ़े जल्दी से। सर जो n होता है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं ना?
क्या होते हैं एन को, ये तो 10 न्यूटन है, यहाँ पर नहीं तुम सर, तो 10 पूरी लाइन बनाई है हमने सर। ये नहीं, इसका रेजोल्यूशन होता है कंपोनेंट बनाना, इसको कंपोनेंट रेजोल्यूशन कहते हैं, रिजॉल्व करना। इसको नहीं कहते तो कोई फोर्स गिवन है आपको, ये 10 मीटर भी हो सकता था, 10 मीटर को आपने इधर कर दिया, 10 मीटर को इधर डिवाइड कर लिया, ठीक है। यस सर। फोर्स हो या कोई लेंथ हो, उन सबको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं। इसका मतलब होता है उसे डिवाइड करना। सर इसमें यूनिट कुछ नहीं लगता। जो यूनिट गिवन होगा वही यूनिट आप लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये होगा 5√3 न्यूटन और Fy होगा 5√5 न्यूटन। अगर यहाँ दिया होता 10 मीटर तो मैं कहता इसको मीटर, इसको कहता मीटर। क्लियर? ठीक सर। यस यानी सर। क्वांटिटी वो गिवन है, हमें खाली उसको बांटना है, डिवाइड करना है। ऐसे है कि जैसे मैं एप्पल को, मुझे पास एक एप्पल आया, उसने कहा कि 2 लोगों में बराबर बांट दो, तो मैं क्या 50-50 आधा आधा करके बांट दिया। उसने कहा कि नहीं 60 और 40 में बांटो, तो मैं क्या एप्पल को 60 और 40 में 2 पार्ट में डिवाइड करके बांट दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल को बांटा है तो वहां मिलेगा अमरूद, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बांटूंगा तो एप्पल ही मिलेगा। तो जो क्वांटिटी हमने बांटा, रिजॉल्व किया, तो ये हमें आंसर में। ठीक है, यस चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन बनाते हैं। तुम लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे। यहाँ से लगा देते हैं एक कॉर्ड, यहाँ लगा दिया एक कॉर्ड हमने, और थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को और बेहतरीन। तो डायग्राम तो ये है ना, कौन सा है इसका? ये तुम नोट कर लो, मैं ये नया कर क्वेश्चन लिया। बना रहा हूँ। हाँ हाँ क्या? सर क्वेश्चन में बताओ। डायग्राम दिया होता है कि हमें बनाना होता है? नहीं दिया होता है, वो क्वेश्चन आप डायग्राम दिया होगा। सर, कुछ ऐसे होते ठीक है, होंगे जिनमें ड्रॉ भी करना होता होगा। तो वो आपको बताएगा ना। इन सब रिजॉल्व करने में तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि हाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लग, ठीक है। बिना डायग्राम दिए हुए ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। यस चलो सर। यहाँ पर देखो, एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है ना, नोट है ना। यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझते हैं पहले। एक ब्लॉक है और कोई वो कॉर्ड बना हुआ है, तो इसमें टेंशन T1 है, टेंशन T2 है। देखो ये कैसे काम करता है ये मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा। हमें सिर्फ क्या सीखना है, यहाँ कंपोनेंट सीखना है। तो कंपोनेंट पे अपना जो है कंसंट्रेट करना। एक T1 है, T2, और ये एक वर्चुअल लाइन इसने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। कह रहा है ये क्या है 37 डिग्री है और ये है 53, ठीक है। और T1 उसने दिया हुआ है 10 न्यूटन और T2 गिवन है 5 न्यूटन। कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ T1 एंड T2 इन X एंड Y डायरेक्शन। भाई क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? यस सर। देखो अब हमें क्या करना है, इसमें 2 फोर्स हैं और दोनों फोर्स का हमें डायरेक्शन, अरे कंपोनेंट पता करना है किन डायरेक्शन में, एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स और वाई में। तो चलो जरा यहाँ पर कंपोनेंट बनाते हैं। यहीं पर देखो, अगर मैं बात करूं T1 की, तो T1 का कंपोनेंट राइट में बनेगा और लेफ्ट में बनेगा। तो एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल पे यहाँ ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखना जरा। पहले कंपोनेंट T1 का बनाएंगे तो T1 किस में टूटेगा, अपने राइट में और लेफ्ट में। यानी यहाँ T1 टूटेगा, मैं इसको T1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ और बना दिया। तो T1 के तरफ एंगल किधर गिवन है, राइट में गिवन है या लेफ्ट में, बताओ भाई। राइट में। राइट में गिवन है तो T1 मैंने लिख दिया। अब एंगल करते हैं, राइट में गिवन है तो जिधर एंगल उधर कॉस, यानी इधर होगा T1 cos 37 डिग्री और इधर होगा T1 sin 37 डिग्री।
अब T1 का काम खत्म, T1 जो है डिवाइड हो गया। ऐसे ही है कि एक एप्पल को बांटा गया किसमें, उत्कर्ष और वरुण में। तो जब मैंने उन्हें डिवाइड करके दे दिया तो मेरे पास एप्पल बचा कहाँ, वो तो खत्म हो गया। तो ये C1 खत्म। ये समझ में आया? पहले सबको बताओ, सर एक मिनट। ध्यान से देखो सर। अभी मैंने एक कंपोनेंट बनाया है T1 का। ये डायग्राम में बनाए, ये क्वेश्चन ऐसा ही। ये क्वेश्चन एक बना हुआ है, दिया हुआ है, उसने T1 और T2 आपको दे रखा है। वो आपसे सिंपल ये कह रहा है कि सिर्फ इसका कंपोनेंट बना दीजिए, T1 और T2 का x और y में कंपोनेंट बना दीजिए, बस ये क्वेश्चन है। सर मतलब समझ मॉड गए? निकालना है इसमें। अरे नहीं यार, मॉड नहीं, कंपोनेंट का मतलब बांटना है, अच्छा मॉड नहीं निकालना। मॉड का मतलब कि ये होता है कि कंपोनेंट दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मॉड की चीजें अलग है, मॉड को भी दिमाग से निकाल दो, समझाएंगे ना फिर से, या फिर से समझो। हमें क्या करना है, सिर्फ बांटना है, ठीक है? ठीक। अभी याद रहेगा? यस तो सर देखो याद। T1 को मैंने डिवाइड किया, T1 को राइट में और लेफ्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करने में कॉस और साइन आएगा, कैसे याद करेंगे? कॉस किधर होगा, एंगल की तरफ। कॉस किधर होगा, तो हर एंगल दिया था 37, तो इसने कॉस लगा दिया, और जो दूसरा बचा वो साइन लगा दिया। अब बात करते हैं T2 की, इन जनाब को बांट देते हैं। तो T2 किधर बटेगा, अपने राइट में और अपने लेफ्ट में, अपने राइट में और अपने लेफ्ट में। इधर बटेगा और इधर बटेगा। ये देखो एंगल किधर है, सर देखो इसके लेफ्ट में एंगल। सर हाँ बताओ। सर लेकिन ये वाले क्वेश्चन में तो हमने नहीं डिवाइड किया था। अरे डिवाइड कौन सा क्वेश्चन अभी किया, ये क्वेश्चन तो किया था, यही तो था, 10 न्यूटन था, और यहाँ यस क्या सर। था 30, तो यहाँ क्या था हाँ 10 सर। cos 30 और 10 sin 30, ये तो बनाया था, ये डिवाइड हो गया था। अच्छा सर, इसमें एक ही दिया है सर। इसमें एक दिया था तो एक को डिवाइड कर लिया, जितने होंगे सबको डिवाइड करते हैं। मेरे पास 4 एप्पल है, मैंने मुझसे कहा गया कि सबको बांट दो काट काट के, तो मैं सबको अपने बांटूंगा, ठीक है? लेकिन एक दो कंडीशन हमें याद रखना, अपने राइट और अपने लेफ्ट में डिवाइड, समझ गए? यस सर। हाँ, एक राइट में जाएगा और एक लेफ्ट में। मैं एप्पल को काट रहा हूँ, आधा इधर दे रहा हूँ, आधा इधर दे रहा हूँ। आवाज आ रही? यस सर। हाँ, मैं एप्पल को बांट रहा हूँ, आधा इधर दे रहा हूँ, आधा इधर दे रहा हूँ। दूसरा एप्पल आया, फिर आधा इधर आधा इधर। दो लोगों को दे रहा हूँ ना, इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए ये बताओ? 90। 90। जिन दो बांटूंगा उनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इनके बीच में बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं दोनों पार्ट इधर दे दूंगा, ऐसा नहीं। ये इवन जब बटेगा तो अपने राइट और लेफ्ट में बटेगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, जो राइट और लेफ्ट है इनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो ये देखो, ये x है और ये y है और ये x है, 90 है इनके बीच में, ठीक है? आ जाओ देखो T2 पर, T2 किधर बटेगा, अपने राइट और अपने लेफ्ट। तो राइट में बटा तो यहाँ आएगा T2, ये 2 लिख दिया इसके लिए, और लेफ्ट में तो यहाँ आएगा T2। अभी क्या लिखना बाकी है इसमें, क्या लिखी है? सर T1 एंगल। पे x है तो T2 पे 1। अरे नहीं भाई, सर साइन 53। सॉरी 53। हाँ, यहाँ कितना आएगा, T2 साइन 53। सर 53 आएगा T2 में, और नहीं T1 में, और cos sin अरे 37। T1 की बात ही नहीं करो, यहाँ यहाँ देखो, इस T2 को मैं बांट रहा हूँ इधर और इधर, T1 भूल जाओ, अब T2 को बांट चुके। अरे सर जब मेरे इस T1 कहने का ये मतलब नहीं था कि T1 वाला T1, अच्छा उसको बोल जाओ, मतलब ये इसके वाला नीचे देखो, वाला था। यहाँ cos 53 होगा, सही है? यस सर। इधर क्या होगा, T2 sin, साइन 53 होगा। ठीक है? तो ये T2 कैंसिल हो गया। अब बताओ भाई, सबको क्लियर है? क्लियर है। अब देखो इसको हम, इसको आंसर कैसे लिखते हैं वो देखो। सर ये वाला T2 कैंसिल कैसे हो गया सर?
का मतलब ये वो एप्पल है जो मुझे दिया गया और कहा गया कि आप आधा उत्कर्ष को दे दिए, आधा वरुण को दे दिए, तो मैंने काटा, आधा उत्कर्ष को दे दिया और आधा वरुण को दे दिया, तो ये बचा। अब यस सर। खत्म हो गया ना, अब नहीं तो बचेगा। खत्म हो गया ना, ये हाँ हाँ। नहीं बचेगा ना। फिर जो चीज डिवाइड हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो बचा कहाँ, वो तो खत्म हो गया। ऐसे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ T1। पहले T1 की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ T1 किसमें x और, तो कंपोनेंट ऑफ T1 इन डायरेक्शन। तो देखो T1 का कंपोनेंट x में कहाँ बना भाई, ये रहा x में, ठीक है। तो ये है हमारा साइन 30, अरे सॉरी कितना है 37, है ना। और दूसरा लिख दे कंपोनेंट ऑफ T1 इन y डायरेक्शन। तो T1 का देखो y में कौन, कहाँ T1 है दिख रहा, ये रहा ऊपर है T1 cos 37। सबको जो मैं लिख रहा हूं, यस सर क्लियर है। ठीक है। चलो T2 को बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ T2 इन x डायरेक्शन। तो x T2 दिख रहा है, ये रहा, मतलब पता हुआ है, ये रहा। तो ये है T2 साइन 53 और फिर कंपोनेंट है ऑफ T2 इन y डायरेक्शन। तो y में देखो T2 दिख रहा है, ये रहा y में, तो T2 cos 53। अब आप बताइए, ये चारों सही लिखे हैं, कोई डाउट को पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज और बतानी। सर कोई डाउट नहीं। हाँ सौम्या, उपासना, आप लोग बताइए। सर बताइए। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये कंपोनेंट ऑफ x2 इन, ये जो x डायरेक्शन है वो वाला ना T1 का कंपोनेंट लिखना है, किसका लिखना है, T1 का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, x में दिख रहा है भाई। तो जरा x में देखो कहाँ T1 है, इधर T1 नहीं है, यहाँ रहा T1, ये उठा के लिख दिया। अब यहाँ देखो T1 किस में लिखना है, y में, y में T1 ढूंढो, ऊपर देखो ये y में कहाँ है, ये ऊपर वाला है, ये उठा के लिख दिया। अब क्लियर है। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुम साइन 37 की वैल्यू बता सकते हो? अगर कैलकुलेटर किसी के पास ना हो तो वो फाइंड कर सकता है? नहीं। हाँ cos सर 53 की कन्वर्ट वैल्यू कर सकते हैं सर। अरे साइन लगा हुआ है, अब कहाँ डिग्री मतलब में कन्वर्ट करोगे? डिग्री से रेडियन में, अभी आज ही पढ़ा मैथ में तुमने, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वो तो रहेगा ना। हाँ जब वो सर। साइन के साथ है ना तो कन्वर्ट नहीं होगा, समझ गए? वो अगर साइन के साथ है कन्वर्ट नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं, जैसे अगर मैं यहाँ साइन 30 होता तो तुम उसकी वैल्यू बता देते मुझे? हाँ सर बता देते। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब साइन 37 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, ये तो है। सर बुक में दिया रहता है मैथ बुक में। अब हाँ, अब आपको याद तो रहेगा नहीं, मैं क्या करूँ समझिए। क्वेश्चन में अच्छी बुक में अच्छे जब क्वेश्चन आएंगे, अक्सर ये 37 और 53 डिग्री आपको मिलेगा और इसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखिए भाई T1 तो आपको पता है, T1 आपके अंदर, लेकिन 37 की वैल्यू कहाँ से याद करेंगे? तो याद करने का तरीका समझो। ये ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये बनाओ 3 4 5, और एक ट्रायंगल और बना दिया हमने, ये बनाओ 4 3 5।
दिख रहा है ट्रायंगल? यस सर यस सर। ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में फर्क क्या है समझ, दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है 5 5, ठीक है। परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल चेंज हो रहा है, एक बार परपेंडिकुलर 3 है, एक बार परपेंडिकुलर 4 है। तो इस ट्रायंगल को याद कैसे करोगे, हाइपोटेन्यूज तो 5 होना ही है। अब हमें याद करना ये कब होगा 3 और ये कब होगा, तो ये याद रखो जब एंगल यहाँ पर 37 हो तो ये होगा 3, और जब एंगल 53 हो तो ये होगा 4। जब एंगल 37 यानी कम वाला तो यहाँ 3 होगा, और जब एंगल 53 होगा यहाँ होगा 4। ये ट्रिक है याद करने का, तो जब कैलकुलेटर होगा ना यही आंसर होगा। देखो अब जाओ सर। इस एंगल में आ जाओ। हाँ बताओ। सर सीबीएसई वालों के पास तो कैलकुलेटर नहीं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तभी तो बता रहा हूँ मैं, बिना कैलकुलेटर, अगर कैलकुलेटर से बताना होता तो मैं सब क्यों बता, फिर मैं तो कहता कि भाई कैलकुलेटर से फाइंड कर लो। ये विदाउट कैलकुलेटर आंसर कैसे फाइंड करेंगे वो बता रहा हूँ मैं, समझ गए? लिख दिया एंगल। यस सर। हाँ, बनाना हमें पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, 2 बना लो, हाइपोटेन्यूज दोनों में 5 कर लो, और ये 3 एक में कर दो, एक में 4 कर को उल्टा कर देना। अगर तुम इसको 3 बनाते तो इसको 4 बना, अगर तुम इसको 4 बनाते तो इसको 3 बना दे। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। याद रहेगा। Yes. अब यहाँ जिसमें परपेंडिकुलर 3 होता है ना वो 37 होगा, जिसमें परपेंडिकुलर 4 होगा वो 53 होगा। कम वाले में कम, ज्यादा वाले में ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले वाले ट्रायंगल का देखो, ये पहला वाला ट्रायंगल देखो जरा। अगर मैं यहाँ लिखूं साइन 37 डिग्री तो क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। 3/5 एक आ गया, उसी में लगाओ cos, क्या होगा बताओ, इसी में cos लगा दिया। हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आ गया एक और। जरा दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले में, इसमें लगाओ साइन परपेंडिकुलर 53 है ना, 4/5। हाँ 4/5। परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ 4 अपॉन हाई, ठीक है। एक ये आ गया, और cos 3/5। 3/5। तो क्या होगा 3/5। 3/5। ये याद करने का तरीका है, साइन कॉस में 37 और 53 की वैल्यू क्या यही होगी। तुम जब तुम्हारे पास कैलकुलेटर हो तो एक बार चेक करके देख सकते हो, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वहां पर हम फटाफट वैल्यू रख देंगे। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्या है, T1 10 है, तो 10 इंटू साइन 37 ये रहा 3/5, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6, ठीक है। आ जाओ इसमें, T1 कितना है 10 और cos 37, ये हो गया 5, कैंसिल हुआ, 8 न्यूटन, ठीक है। आ जाओ T2 कितना है भाई 5 न्यूटन, तो ये 5 इंटू साइन 53, 4/5 कितना आएगा 4 न्यूटन। आ जाओ यहाँ पर T2 5 है, cos 53 3/5, 3 न्यूटन। ये हमारे पास चारों आंसर आ गए। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, जरा ध्यान दो, समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि कोई फोर्स अगर किसी डायरेक्शन में है और उसका कंपोनेंट बनाना है तो उसको उसके राइट में और लेफ्ट में तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। बस ये याद रखना है कि जिधर एंगल उधर T1 के एंगल इधर था तो T1 cos 30, और इधर एंगल नहीं था तो T1 sin 30। जब ब्रेक हो गया तो ये खत्म हो गया। आ जाओ फिर दूसरा फोर्स, ऐसे ही ये अपने राइट में फिर अपने लेफ्ट में ब्रेक होगा, राइट में ब्रेक होगा तो T2 sin 30 होगा 53, ये 53 इधर दिया हुआ तो साइन था, इधर हो गया तो cos हो गया। अब क्वेश्चन पूछा था कि x में T1 T2 के सारे कंपोनेंट बना, तो पहले x में T1 कंपोनेंट एक ही था, लिख लिया इसको, ऐसे सब हर डायरेक्शन में लिख लिया,
और लिखने के बाद मैंने देखा कि मुझे एंगल नहीं पता चल रहा 37 और 53। अब इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक था, वो ट्रिक मैंने अप्लाई कर लिया। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ आचिन, आचिन यस सर। ये ट्रिक समझ में आया? वो ट्रायंगल वाला sin 37 और 53 वाला। हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, ये जो ट्रिक बनाया मैंने ना, ट्रायंगल 4 वैल्यू, इसको अलग से लिखिएगा भी, इस तो बनाइएगा ही, इसको अलग से मार्क करके लिख लीजिएगा, ये हमेशा के लिए है। अगर मैथ में भी कभी sin 37 ना पता चले, आप ये ट्रिक अप्लाई कर लो, फौरन मिल जाएगा। समझ गए? चलो नोट करो फटाफट जल्दी से सभी लोग। सौम्या उपासना कहाँ चली गई आज? सौम्या, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ कहाँ गई सर। उपासना? सर। अच्छा, ये समझ में आया क्वेश्चन पूरी तरीके से? हाँ सर। किसी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं? तो डाउट है तो दोबारा पूछ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बने इसमें। नो सर। ये जो ट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया सौम्या? 2 मिनट सर। नोट कर लीजिए। कर लिया सर। ठीक है, चलिए। किसी का बाकी तो नहीं? जिसका बाकी है वो बोल दे बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया था आपको ना वरुण? यस सर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? सर मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मैंने आपसे पूछा था, अब एक बार आपने पढ़ाया नहीं सर, एक बार और। अच्छा, एक बार और नहीं पढ़ाया? बाकी लोग बताओ भाई, कोई बता दे यूनिट वेक्टर। सर हमको भी नहीं पता, हमने तो क्लास ही नहीं की शुरुआत की। अच्छा, और सौम्या तुम बता दो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक साहब, दो साहब ने तो पल्ला झाड़ लिया अपना कि सर मैंने आपने बताया नहीं, और दूसरे का मैंने सर क्लास नहीं किया था। अरे सर याद आ गया सर, मैग्नीट्यूड हाँ। ए डैश डायरेक्शन। अरे सर वो ए के ऊपर ऐसा साइन नहीं है सर, एक कैप। ग्रेटर देन का। हाँ हाँ, एक कैप, कैप बोलते हैं, कैप। द कैप। तो वो यूनिट वेक्टर क्या होता है समझो। किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा वेक्टर का 1 होता है। अब फिर इसका इस्तेमाल क्या है भाई? जब किसी चीज की वैल्यू 1 है तो उसका यूटिलाइजेशन क्या हो? तो ये क्या करेगा हमेशा, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी कहीं हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना है तो क्या करेगा, ये यूनिट वेक्टर का हम यूज करेंगे। अब उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे समझो। जैसे कोई वेक्टर गिवन है, मान लीजिए वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, और अब इसमें क्या क्या होगा भाई, ए का
मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। तो वेक्टर ए की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मॉड ए, सही है, यस सर। सही है। उसके बाद डायरेक्शन क्या होगा, ए, सॉरी डॉट लगा दो, ए कैप। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट, ऊपर एरो लगा के, जब इसका मैग्नीट्यूड की बारी आती है मॉड लगा देते हैं, और इसके अंदर का हम सिर्फ डायरेक्शन देखना है तो कैप लगा देते हैं। तो यानी ये क्या है, ये है हमारा डायरेक्शन, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे। ठीक, तो यहां से देखिए ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा मॉड ए। ये किसी भी वेक्टर का, अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसी भी वेक्टर का, वेक्टर क्या है ए, किसी भी वेक्टर का यूनिट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। याद रहेगा भाई सबको? यस चलिए सर। फटाफट नोट करिए, हाँ नोट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक था, अभी इसको अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए समझ में आएगा। अभी नोट करिए फटाफट। नोट करने के बाद बताइएगा कि नोट हो चुका, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस यस सर 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। ठीक है, नोट कर लो। सर, ये जो ऊपर ट्रायंगल का सिग्नल है, वो मतलब सिंबल बना है, ये इसका मतलब क्या है? एक कैप है, उसको कैप बोलेंगे, और ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ठीक है, जब मॉड लगा होता है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और जब कैप लगा होगा कैप, तो वो उसके डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। तो दिमाग में तुम्हारे हमेशा ये आना चाहिए, जैसे ही यूनिट वेक्टर की बात तो फौरन दिमाग में ला के ये किसी डायरेक्शन को बता, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही नहीं इसमें, जब इसकी मैग्नीट्यूड ही 1 है तो फिर कोई मतलब नहीं इसका। तो इससे क्या मिल रहा होगा, हमें सिर्फ डायरेक्शन मिल रहा होगा। यस सर। हो गया सर। चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ये क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये जरा समझो। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर को ऐड करने का सोचा, तो वेक्टर को एक तो डायरेक्ट ऐड कर ले रहे थे, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉस ऐड कर दे रहे थे। तो पैरेललोग्राम में हम कितने वेक्टर पा रहे थे, 2 या सर 2 वेक्टर को। 2 वेक्टर को, वहां 3 वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, है ना। इसका यूटिलाइजेशन करके हम 3 वेक्टर को भी ऐड करेंगे। कैसे, वो समझो। मान लो ये 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, तीनों पर्टिकुलर है। तो यहां पर एक होता है आई कैप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे, जे कैप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के कैप, आई जे के। यहां पर क्या है, ये जो आई, मैं यहां लिख देता हूं स्टार बना के, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर रिप्रेजेंट
ऑर्थोगोनल वेक्टर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। ये तो लिखने के बाद जरा समझिए क्या है ये। अभी मैंने जो यूनिट वेक्टर की बात, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड यूनिट होगा और डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। ऐसे अगर मुझे एक्स डायरेक्शन दिखाना होगा तो मैं उसे आई से दिखाऊंगा। तो यानी आई क्या है, वो एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसमें सिर्फ 1 होगा। तो आई जो डायरेक्शन दिखाएगा वो कौन से दिखाएगा, एक्स। इसी तरीके से जे की बात करूं तो जे एक यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, वाई में। इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और जे किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। ऐसे ही ये क्या है, के। तो के एक यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, जेड में, और रिप्रेजेंट को कर रहा है जेड डायरेक्शन में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जेड। ये तीनों चीज समझ में आए भाई, आई जे के। और अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं मॉड आई कैप इक्वल टू मॉड जे कैप इक्वल टू मॉड के कैप इक्वल टू 1, ये बनेगा। मैग्नीट्यूड अगर मैं तीनों को लिखूं तो क्या होगा, वो होगा 1। इज इट क्लियर, सबको समझ आई? यस सर। अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा आसानी से। क्वेश्चन करते हैं, ए फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन represent it in vector form। यानी कोई फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा, फोर्स है ये रहा फोर्स और ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा, वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन। तो सॉल्यूशन में देखो वेक्टर में क्या करना है, ये हो गया फोर्स एफ और मैग्नीट्यूड कितना है भाई, एक्स डायरेक्शन, एक फोर्स 10 न्यूटन। गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, ए फोर्स 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड हो गया 10 और डायरेक्शन कौन सा है भाई, एक्स है। तो यहां क्या होगा, आई कैप। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है, चलो ए फोर्स 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन in y direction represent it in vector form। तो कोई फोर्स है वो दो डायरेक्शन में कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो एक्स में भी लग रहा है वाई में भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो बहुत आसानी से, एक्स में कितना लग रहा है 10 लिख दिया, किस डायरेक्शन में एक्स है, एक्स में क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो ये हो गया आई कैप प्लस दूसरा क्या है भाई 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई में, वाई में किसको लिखते हैं, जे को, तो जे को, बस ये हो गया आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो एक कंपोनेंट बनाना होता, यहाँ भी समझ लो, चलो कंपोनेंट बनाना है हमें, ये हो गया एफ और ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, एक वेक्टर है एक्स और वाई में वर्क कर रहा, क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर, या अगर इसका मैग्नीट्यूड में सीरीज रखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ एक्स एफ वाई जे कैप। देखो ये भी सही हो, ये इसने एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, इसने वाई को रिप्रेजेंट किया। तो सिंपल से लॉजिक ये है कि आई और जे और के क्या करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक्स
एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नोट करिए फटाफट, फिर और क्वेश्चन करते हैं इस पे। और समझते हुए नोट करिएगा, जहां प्रॉब्लम हो दोबारा से पूछिए। उपासना भी चली गई, सौम्या भी चली गई। वरुण समझ में तो आ रहा है ना? सर अभी तो आ रहा है। हाँ बस घबराओ नहीं, जब न समझ में आए पूछ लेना वहाँ। यस सर। सर हम्म सर ये 10 न्यूटन के साथ 10 आई कैप कैसे हो गया, बस एक बार और बता दीजिए प्लीज। हाँ देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा कि कोई फोर्स लग रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे मैं कहूँ ये हो गया एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग, वो कह रहा है जरा इसको वेक्टर में दिखा दो। तो किसी चीज को वेक्टर में दिखाओगे तो वेक्टर किस किस को रिप्रेजेंट करता है? उसके मैग्नीट्यूड का, और किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। किसी भी क्वांटिटी को अगर तुम वेक्टर फॉर्म में शो तो वो दो चीज शो करेगा, एक तो उसका भी शो करेगा और दूसरा उसका डायरेक्शन भी शो करेगा। तो यहां पर जब मुझे 10 लिखना हुआ तो लिख दिया। अब डायरेक्शन तो या तो मैं लिखूं 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन ऐसे लिखूं, या फिर मैं कह दूं मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, कौन है? मैंने आई जे और के जान लिया है। आई एक्स को डिनोट करता है, वाई अरे जे वाई को, और के जेड को। क्योंकि एक्स की बात हो रही थी तो मैंने एक्स की जगह आई कैप लगा दिया बस। यस सर। अब क्लियर है? यस सर क्लियर। हाँ अच्छा, आई को लगाने से उसकी वैल्यू को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई के पास सिर्फ डायरेक्शन था ही, एम्पलीट्यूड तो उसके पास है। तो 1 से 10 में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और सर ठीक है? वाई वाई की डायरेक्शन में था इसीलिए आप कैप लगाया। हाँ इसीलिए मैंने जे लगा था। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता ना कि 20 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन, इसी क्वेश्चन में आ देता, ऐड कर देते, ए कैप लगा देते। तो हम कर देते हैं 20 के, ये के लगा देते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट, जल्दी से आगे बढ़े। कर लिया सर। ठीक है, नहीं क्लास चल रही है, वो दोनों गायब हो गई, सौम्या उपासना नहीं क्लास कर रही चली गई। हाँ भाई नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। अब लोग क्वेश्चन करते हैं थोड़ा यूनिट वेक्टर का, है ना? कहाँ गया डिलीट करने वाला, ये रहा। तो क्वेश्चन करते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन एक साथ करते हैं। तो एक f इज इक्वल टू है 3i + 4j, b है कोई a वेक्टर है 4i + 2j - 3k, और c है, अच्छा ये भी दो ही रखते हैं। और फिर हमारे पास कोई f वेक्टर है, ये है 2i - 1j + 3k, और एक और ले लेते हैं ना, वो ले लेते हैं 9i + 4j - 2k।
चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है भाई सबको? हाँ भाई, क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना। आ जाओ, सॉल्यूशन में एक करके दिखा रहा हूं आपको, फिर बाकी 3 आपको करने हैं। ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूं। तो ये रहा वेक्टर f 3i + 4। जरा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अगर इसका यूनिट वेक्टर लेना हो तो f कैप होगा, जो वेक्टर को लिख दीजिए अपॉन वेक्टर का क्या लिखते हैं, मॉड। अरे सही है? यस सर। ठीक है, अभी तो पढ़ा हमने। किसी वेक्टर फाइंड करना हो तो उस वेक्टर में उसके से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। अब देखो यहाँ है, वेक्टर को ऐसे ही लिख लो, i + 4j अपॉन उसका मॉड लोगे तो क्या होता है भाई, मॉड में क्या होता है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी जो मैग्नीट्यूड है fx fy उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। तो यहाँ से कितना आ गया, 3i + 4j अपॉन ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना बताओ वरुण, अंडर रूट कितना आएगा, 9 + 16 25, यस सर। यानी हमारा यस सर। ना ये आ गया 3i + 4j अपॉन 5। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहे सकते हो f कैप = 3/5i + 4/5j। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। कैसे किया फिर से समझो ताकि तुम आगे क्वेश्चन कर सको। हमने क्या किया, उस वेक्टर लिया। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देना है। उस वेक्टर को एज इट इज लिख दो और उसका मॉड कैसे फाइंड करोगे, ये जो वैल्यू है इसको स्क्वायर करोगे प्लस करोगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो जब सॉल्व कर लोगे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला में क्या करोगे, तो अंडर रूट मॉड में क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ गए? अरे समझ में आया? यस सर। चलो नोट करो, फिर आगे के वो बताओ, मैं फटाफट जल्दी से सॉल्व करो, बाकी तुम। तीनों सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से। यस सर। सर फॉर्मूला सब में यही लगा। सेम फॉर्मूला एक ही, अभी तो यूनिट वेक्टर पढ़ाया था मैंने जस्ट, वही हाँ, फॉर्मूला था हमारे पास। हाँ बस वही फॉर्मूला लगाते जाइए, बहुत आसान है ये, बहुत इजी। वही कर वेक्टर को लिखिए, उसके नीचे अपने उसके मॉड को फाइंड कर दीजिए, हो जाएगा। यस सर। सर वो 2j कैप लगा है। हाँ 2j कैप लगा है। अगर कैप कभी भूल भी जाइए ना तो भी गलत नहीं होगा। तो नहीं होगा। आई जे के जहां भी रहेंगे वो कैप के साथ आएंगे। क्यों कैप के साथ आते हैं ये बताओ। सर एक इनका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, इसीलिए। अरे नहीं भाई, क्योंकि धूप लग रही उनको, तुम यार डायरेक्शन। धूप लग रही ना। क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड विद कैप डायरेक्शन होता है। हाँ क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ सिर्फ डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन होता है, यानी कि वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा वो कैप के साथ आएगा। आ गया, बी सी डी। 2j कैप अपॉन 5√2। 5√2 होगा 16 और 4 20। हाँ सर, हाँ 5√2 होगा सर। तो सही है ना? अपॉन में 5√2 आ रहा है। अरे चेक करो, गलत आ रहा है तुम्हारा।
सर वो होगा 5 4 जा 20, तो सर जो तो बच रहा है तो बाहर चला जाएगा 5 और 2 2, तो सर 2 की पेयर है 2। अरे अपॉन में तो कितना आएगा मॉड में, जब मॉड निकालोगे इसका ए का रूट क्या आएगा, रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो सर तो क्या आएगा ये 20। 16 4 20, यस सर वही 20। 16 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा तो सर 5। 2 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 2 थोड़ी होगा। अच्छा सर वो पेयर वाली बाहर लेते हैं सर, कंफ्यूजन है। हाँ पेयर वाली बात करेंगे ना, या फिर ऐसे दिमाग लगाए करो कि जब हम 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, अंदर जाके 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में। मैं सिर्फ अंडर नीचे वाले टर्म की बात बता रहा हूँ, ऊपर तो एज इट इज वही रहेगा। अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ इसमें? सर इसमें जैसे फॉर्मूला एक है तो इसमें भी वैसे प्लस आगे बढ़ा देंगे, बस यही होगा सर। बस प्लस आगे बढ़ा देंगे, और माइनस का कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि वहां पर अंदर एरर होना है। हाँ सर ठीक बस है, कर रहे हैं सर। तो माइनस मिल जाने से घबराना नहीं एकदम। हाँ भाई क्लियर है? हाँ सर इसको अभी करें होमवर्क। कर लोगे ना? यस सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही होमवर्क है, होमवर्क भेज नहीं रहे हो मुझे। सर अब आज पढ़ा, आज मैं करके आपको आज कल तक सुबह तक भेज दूंगा। हाँ मैं कह रहा हूँ अगले लेक्चर तक का रहता है आपके पास, है ना, जब तक अगला लेक्चर नहीं हो रहा तब तक टाइम है। एटलीस्ट देखिए मैं कह रहा हूँ अगर गलत भी हो तो जिस पे आपने गलत किया है ना, जहाँ आंसर नहीं आ रहा, आप आधा किया अटक गए नहीं आ रहा, आप उसकी फोटो मुझे भेज दीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। आपको शर्मिंदगी भी नहीं होगी कोई दे मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे भेजेंगे तो मुझे पता तो चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को क्लियर है। अब मुझे इसके बाद दोबारा से समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है सर सेंड करेंगे। हाँ हर स्टूडेंट जो भी होमवर्क मिल रहा है आप उसे ट्राई करिए, मैं सिर्फ आपकी कोशिश देखना चाहता हूँ, मुझे आंसर से मतलब नहीं होता है, आंसर तो आपका आ ही जाएगा धीरे धीरे, है ना, लेकिन मैं कोशिश देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा एक टॉपिक आगे और पढ़ते हैं इसी में, बड़ा अच्छा टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 वेक्टर्स। अभी मैं जैसे डिस्कस कर रहा था कि 2 वेक्टर को ऐड करना है तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। अब 3 वेक्टर के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो अभी सीधे एग्जांपल देखते हैं, बड़ा आसान सा होता है। मान लो एक वेक्टर है ए, और कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, 2i ले लिया प्लस ले लिया माइनस 1k ले लिया। दूसरा वेक्टर ले लेते हैं 4i ले लेते हैं माइनस 2j ले लेते हैं प्लस 3k ले लिया। तीसरा वेक्टर ले लेते हैं 8i प्लस 3j प्लस 2k, ये हो गया। ये 3 वेक्टर हैं, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है? तो ये वेक्टर दिख रहे हैं? यस सर। अब तीनों को देखो ऐड करना है, बड़ा आसानी से ऐड हो जाता है। क्या करो, i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर, तो देखो ये तो तीनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 12 14, तो ये हो गया 14i, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये +3 ये +3, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ लो, माइनस वाला एक साथ जोड़ लो, तो 3 + 3 6 -2 ये हो जाएगा 4j। यहाँ देखो 3 + 2 5 -1 क्या बचेगा +4k, ये आ गया हमारा आंसर। देखो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा, नोट करो जरा उसे। कर लिए कर रहे हैं। करो करो। सर ये आर मतलब समझ, आर रिजल्टेंट लिखा है ए, हम उसे a + b + c भी लिख सकते थे, ठीक 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 है। ठीक है, वो मैंने उसका आंसर लिख दिया है रिजल्टेंट। चलो क्या
सर कितने बजे? क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? नहीं सर। अभी टाइम है, एक और कराएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका एप्लीकेशन देखना है इसका। तो इसमें 3 फोर्स ले लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन, और एक फोर्स है यहाँ पर A = 10, 2 वेक्टर है, और वेक्टर है B वेक्टर है 2√2, और जो C वेक्टर है ये दिया हुआ है। C वेक्टर है तो दिया हुआ है 10, और एंगल दिया हुआ है 37, और ये एंगल है 53, और ये एंगल है 55। ठीक है, यस ये क्वेश्चन गिवन है, और हमें इसका क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। हमें इसका क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सब क्या करेंगे बताओ, स्टार्ट करेंगे तो सोचो क्या करेंगे। तो सर हम ए बी और सी के जैसे आपने यहाँ पे लिखे थे ऐसे नहीं सर 37 और 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सर उस मेथड से कर ले जो पहले किए थे। हाँ, पहले हम क्या करेंगे, हाँ हम कंपोनेंट बनाएंगे। क्या कहते हैं, कंपोनेंट बनाना या उसे रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करके 1 बाय 1 एक एक करके ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले देखो ए का करते हैं होना, जो ये होगा अपने राइट में और लेफ्ट में। पहली बात, राइट और जिसमें ब्रेक हो रहा है, देखो एंगल 90 है, एंगल 90 है, क्योंकि यहाँ पर उसने देखा ये एक्स है वाई है। तो अब देखो इसको जब ब्रेक कर रहे हैं, ए को इधर ब्रेक करेंगे और ए को फिर इधर ब्रेक करेंगे, जो होगा ए, ये भी होगा ए। अब बात करते हैं एंगल की, एंगल किधर है में होगा ए cos 37 डिग्री, और इधर हो जाएगा ए sin 37 डिग्री। ये हो गया कैंसिल। हाँ भाई क्लियर है, देखो क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। यस सर क्लियर है। ठीक है, ए हो गया, ए का काम तमाम। आ जाओ बी पर। बी अपने राइट में अपने लेफ्ट में, तो राइट में मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और लेफ्ट में यहाँ, इधर भी बी होगा, इधर भी बी होगा। बात करते हैं एंगल की, एंगल देखो लेफ्ट में इधर होगा बी cos 45, और इधर होगा बी sin 45, और ये हो गए कैंसिल। क्लियर है? यस क्लियर है। यस सर। ठीक है, हाँ। अब देखो आ जाते हैं सी पर। तो सी इधर लेफ्ट राइट में अपने राइट, और इधर होगा ब्रेक और इधर होगा ब्रेक। इधर एंगल किधर है, इस साइड है, तो ये होगा सी cos 53, और इधर होगा सी sin 53। ये सी खत्म हो गया। अब देखो जितने भी हमारे पास बचे हैं ना, वो या तो एक्स में है या वाई में है। देखो या तो एक्स में है या तो वाई में है, बाकी जो बीच वाले थे हमने सबका काम तमाम कर दिया। ठीक है, अब जरा इसको जरा नाम दे दो। ए इधर भी है, ए इधर भी है, इधर लिख दो ए एक्स, ये सी एक्स, मतलब जो एक्स में है उनको एक्स वाले लिख दो, ये हो गया बी एक्स, और इधर वाले लिख दो सी वाई, ये हो गया बी वाई, और ये होगा ए वाई। अब क्लियर है? ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। जरा देखो हमें क्या करना था, हमें इन 3 फोर्स का रिजल्टेंट लिखना था, फोर्स का रिजल्टेंट लिखना था। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि रिजल्टेंट हम लिखेंगे एक्स और वाई में। पहले एक्स को अलग लिखेंगे और वाई को अलग लिखेंगे। तो अगर मैं लिखूं आर एक्स, मतलब रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन में, तो वाई वाला सब भूल जाओ। एक्स में देखो कितने फोर्स हैं, बताओ जरा कितने हैं। सर एक्स में 1 2 3, 3 है। यस सर। एक्स में 3 है ना।
अब इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करके लिखना है। इन तीनों क्या करना है, ऐड करके लिखना है। याद है भाई सबको, जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है सबको? इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख देना है, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे। जो राइट में जा रहा है उसे प्लस ले लेंगे, जो लेफ्ट में जा रहा है उसे माइनस ले लेंगे। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि जो राइट में है वो प्लस, मैं कह रहा हूं जो राइट में जा रहा है, जो लेफ्ट में जा रहा है यानी एक्ट कर रहा है वो माइनस। याद रहेगा सबको? मैंने ये नहीं कहा है कि जो राइट में है प्लस, मैंने कहा जो राइट में एक्ट कर रहा है, जा रहा है, वो प्लस होगा। तो इन तीन फोर्सेस में ये दो में जा रहे हैं, देखो डायरेक्शन देखो इनका एरो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा ए एक्स कॉस 37 डिग्री, दूसरा क्या है ये बी, तो ये क्या होगा भाई, माइनस होगा, ये होगा माइनस बी एक्स कॉस 45 डिग्री, और फिर प्लस सी एक्स कॉस 53 डिग्री। ये समझ में आए सबको? तो बस बताओ, मैं आगे बढ़ूं। यस सर, समझ गया। है ना? एकदम बहुत आसान सी बात है, क्लियर एकदम है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ऐसे वाई में लिख देते हैं, है ना? ऐसे लिख देते हैं वाई में, आर वाई। अब एक्स को मत देखना, खाली वाई देख। तो वाई मैंने एक्स में क्या लिखा था, जो राइट जा रहा है वो प्लस, लेफ्ट में जा रहा है वो माइनस। वाई में ऊपर जा रहा है प्लस, नीचे जा रहा है माइनस। ऊपर वाले कौन से हैं, ये दो, तो यहाँ लिख देंगे ए वाई साइन 37 डिग्री और प्लस बी वाई साइन 45 डिग्री माइनस सी वाई साइन 53 डिग्री। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? अच्छा, ये जो मैंने x और y लिखा है ना, x y y y, आप नहीं लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा। आगे जो मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि x में तो हमें दिखी, x में है, समझ गए? जब कोई चीज हमें x में दिख रहा है तो उसको x में लिखने की जरूरत ही क्या है, हमें तो जोड़ना है ही, हम जोड़ लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो जरा इसका आंसर लिखते हैं। अब बात करते हैं RX का। RX में वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, फिर भी इस वाले देखना। A की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, क्या देखो A की वैल्यू 10, cos 37 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? cos 37 की वैल्यू मतलब सामने होगा क्या, 3, तो नीचे होगा 4, तो ये होगा 415। मुझे याद है, तुम अपना पेज पलट के देख लो। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 2√2, और 45 वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 माइनस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 10, ये रहा 10 इंटू साइन 53, 53 मतलब 4/5 4 होगा, हाँ 4/5। चलो देखो, बहुत आसानी सोल्व कर देते हैं। 5 से 10 गया, 2 हो गया 8 माइनस √2 2, फिर से 10 2, तो ये हो गया -8। ठीक है, सर ये -2√2 कैसे है, बता दीजिए। ये वाला b की वैल्यू 2√2 है। अच्छा बस ठीक सर, समझ गए। ठीक है, और c की वैल्यू पे 10 है क्या, c की वैल्यू तो नहीं ले लिया, 10 है, 10 c आपने की लिखा वैल्यू 10 है, 10 हमने लिखा है, लिखी तो 10 है। डायग्राम में भी है। cos 50, c की वैल्यू cos 53, ये cos 53 की वैल्यू होगा 4, तो अपन 3 आएगा ना, ये 3/5 होगा भाई। देखो 53 वाले एंगल में सामने क्या होता है, 4। सर रुको बता सर हमने कॉस पूछा था कि साइन पूछा था?
गया x की वैल्यू आ गया हमारा 12, 12 बस 12, ठीक है। ऐसी तरह आर वाई निकालू, आर वाई जल्दी से निकालते हैं। आर वाई में ए कितना है 10, साइन 37, साइन 37 का मतलब ये है कि सामने होगा 3 होगा 3/5 प्लस बी की वैल्यू है 2√2 इंटू अपॉन साइन 45 क्यों ले लिया मैंने, √2 सी कितना है भाई 10 इंटू साइन 53 4/5 कैंसिल करो, ये हो गया √2 से √2 कैंसिल, 5 से 10 2, तो यहाँ आ गया हमारा 6 प्लस 2 माइनस यानी 0, आर वाई कितना आ गया 0, आर वाई कितना आ गया 0। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर एकदम सिंपल से लिखो, आर होगा इसमें कितने डायरेक्शन मिले रिजल्टेंट में, 2 डायरेक्शन, एक एक्स मिला एक वाई मिला, एक्स वाले में कितना मिला 12, और एक्स के लिए यूनिट वेक्टर कितना लेते हैं डायरेक्शन आई ले लेते हैं, वाई के लिए प्लस 0 जे, अब जीरो कोई मतलब नहीं लिखने का तो सीधे सीधे लिख दो आर इक्वल टू 12 आई, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर मान लो यहीं पर 0 ना आया होता, मान लो 3 होता, तो हम आंसर क्या लिखते 12i प्लस 3j। यस सर। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन पूरा ध्यान से देखो हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में किया क्या, ब्रॉड बाय देखो पूरा और भी देखते हैं। जितने फोर्सेस रहेंगे हम सबका कंपोनेंट बनाएंगे 1 बाय 1 एक एक करके, सबको एक एक करके तोड़ देंगे, ठीक है, सबको राइट और लेफ्ट में, सबको राइट और लेफ्ट में ब्रेक कर देंगे, जो ब्रेक हो गया वो हो गया कैंसिल। अब सब फोर्स किस में आ गए, एक्स और वाई में आ गए, सब फोर्स किस में आ गए, एक्स और वाई में। फिर हम क्या लिखेंगे, आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। देखो यही किया गया होगा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट को ऐड करना, देखो मतलब जनरली ये फॉर्मूला बना। फिर आर क्या किया हमने, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये कर दिया हमने। फिर जब दोनों कर दिया हमने, अब जब रिजल्टेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये बनता है हमारा आंसर। बताओ भाई सबको समझ में आया ये, देखो ध्यान से सर। नोट करो, नोट करते हुए स्टेप बाय स्टेप नोट करना, जिस स्टेप पे न समझ में आया वहां पूछो। सर नोट हो गया। यस सर हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने जो है आज रेजोल्यूशन सीखा यानी कि कंपोनेंट, ठीक है। यस सर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, यानी वेक्टर अपॉन उसका मॉड हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा एक वेक्टर को जे के में कैसे रखते हैं। तो आई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को, के रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन में यूनिट को। एक तरीके से ये तीनों क्या हुए, आपस में परपेंडिकुलर हुए, आई जे के। हाँ भाई समझ में आ रहा? यस सर। तो जब ये आई जे के एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुए, इसीलिए हम इसको और कहते हैं। कॉपी में तो जरा देखो हेडिंग होगा ऑर्थोगोनल। यस सर है सर। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, उसे परपेंडिकुलर लिया है, डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। अब जब आई जे के हमने सीख लिया तो हमने क्या किया कि अब इससे हमें 3 वेक्टर को ऐड करना सीख गए। कैसे ऐड करना है, आई को आई के साथ ऐड करो, जे को जे के ऐड करो और के को के के साथ ऐड करो, ये ऐड सीख लिया। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा, फिर ये सीखा कि अगर हमारे पास 3 फोर्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, कोई फोर्स है ए है,
कोई फोर्स बी है, कोई फोर्स सी है, और तीन अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं। कह रहा तीनों का एक साथ रिजल्टेंट बताओ। तो अब बड़ा कंफ्यूजिंग माइंड है कि तीन अलग डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें? तो तीनों क्या करो, एक्स और वाई में ब्रेक कर दो, एक्स में और वाई में। अब हमारे पास सारे फोर्स किस में आ गए, या तो एक्स में आ गए या तो वाई में। एक्स वाले को एक साथ ऐड कर लो, वाई वाले को एक साथ ऐड करो। करने में क्या ध्यान देना है कि जब एक्स में ऐड करेंगे तो जो राइट में जा रहा है वो प्लस, जो लेफ्ट में जा रहा है वो माइनस। ऐसे ही वाई में जो ऊपर प्लस, जो नीचे जा रहा है वो माइनस। ये साइन लगा देना है। जब आर एक्स और वाई मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसे आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के फॉर्म में लिख देंगे। बाकी ये साइन 37 और कॉस 53 ये वैल्यू मैंने आपको ट्रिक से सिखा दिया, ऐसे हमें एकदम ट्रिक पे याद कर लेना है फौरन, ठीक है? हाँ भाई, क्लियर है सबको अब? यस सर। आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया है ना? अरे अब तो Yes, फिजिक्स sir. टफ नहीं लग रहा होगा, फिजिक्स तो डर नहीं नहीं लग सर, रहा अब ना? नहीं, नहीं सर, अब नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। हाँ, तो वेक्टर को और अभी पढ़ना है हम लोग को। वेक्टर को इतना अच्छा पढ़ लेंगे कि जब ये ऐसे समझो कि हम लोग गाड़ी इतना अच्छा सीख लेंगे कि जब रेस में उतरे तो सबसे आगे रहेंगे। तो वेक्टर को इतना अच्छा पढ़ के चलेंगे हम, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में फटाफट सॉल्व होगा हमसे, है ना? एकदम उड़ा देंगे फौरन। चैप्टर 3 और चैप्टर में टाइम ही नहीं लगेगा हमें, क्यों? क्योंकि वो टाइम हम यहाँ दे चुके हैं उसको, उसमें जिस चीज का एप्लीकेशन है वो हम यहाँ सीख के चलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। चलो ओके, सर मीटिंग लीव कर दे अब। हाँ लीव कर दो। थैंक यू सर।